वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को डील करें। तो हम मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये ये सर आ रही है। सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। दो इक्वेशंस हो, आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि अगर आपके पास x+2 इज इक्वल टू 0 हो, तो हम इस +2 को इज इक्वल टू की राइट साइड पे लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, -2 हो जाता है ये। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाता है ना। सोल्यूशन इसका आ गया बस। एक्स एक तरफ चला गया, एक्स राइट, बाकी सब कुछ राइट साइड पे आ गया। इसका मतलब है कि अगर मैं एक्स की जगह पे -2 पुट करूं तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये इस साइड की इक्वल आ जाएगी। तो देखो, -2 + 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो इसी तरह आप एक बात याद रखो कि अगर आपके पास एक इक्वेशन हो, उसमें एक चीज की वैल्यू निकालनी हो, मतलब एक अननोन वेरिएबल हो, ठीक है, एक अननोन वेरिएबल हो, हमारे पास अगर एक इक्वेशन हो और एक अननोन वेरिएबल हो, तो सोल्यूशन जो होता है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, हम उसका ठीक है। आंसर निकाल सकते हैं। अभी मैंने जैसे आपको दिखाया था कि अगर एक x+2 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है और इसमें एक अननोन वेरिएबल है, आंसर आ गया था ना। तो सिंपल इस इधर से ये याद रखो कि जितने अननोन वेरिएबल होते हैं, मतलब इनमें देखो, अगर मैं सिर्फ इसको आपको एक मिनट, क्या कह रहे थे? अच्छा, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन, ये क्या लिखा हुआ है? 4x - 2y इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये कितनी इक्वेशन है? इसमें एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है? वो दो हैं। वो एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, वही। इसका मतलब है कि हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है और एक दो वेरिएबल है। इसका मतलब हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो ये देखो, इसमें साथ एक और इक्वेशन भी हमें दी हुई है। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन हैं? दो इक्वेशंस हैं और कितने अननोन वेरिएबल हैं? एक्स वाई, मतलब दो ही अननोन वेरिएबल है ना, एक एक्स है और एक वाई। इसका मतलब है सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, ठीक। ये बात अपने ध्यान में रखनी है। तो ये बात आपको काम भी आएगी अगर ये बात आगे यूज भी होगी। अब हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का के जो हमने पिछली क्लास में, मैंने आपको याद होगा पढ़ाया था, जो 8th क्लास थी, जो रऊफ है उसको याद होगा कि उसमें देखो कि वो एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था जी एलिमिनेशन सर। मेथड। ऑक्सफोर्ड की बुक में ये जी होता सर। है। एक था सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन। मैंने कहा पहले इसको आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ये जरूरी नहीं है जो अभी हम तरीका पढ़ेंगे उससे भी ये सॉल्व हो चुके हैं, ये आप पहले कर चुके हो। इसके सोल्यूशन, तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं ऐसे? उसकी वजह ये है
लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं, ये जो ये लिखा हुआ है ये लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर अगर 1 हो उस इक्वेशन को कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है। और वो सोल्यूशन हमने सोल्यूशन का मतलब है इसका आंसर फाइंड करना है। और ये सिमल्टेनियस का मतलब है कि एक एक से ज़्यादा है, ठीक है, इकट्ठी आपको दी हुई है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी इक्वेशन आपको दे दी जाएं, उसको हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। और चूंकि ये लीनियर है, इसकी पावर 1 है, तो इसलिए हमने कहा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमने पहले दो मेथड पढ़े हुए हैं अपनी अर्लियर क्लासेस में, जो एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, क्वेश्चन मैंने दोबारा यहाँ लिखा है, ये इक्वेशन ए हो जाएगी, ये इक्वेशन बी हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये मतलब है कि एक इक्वेशन में से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। जरूरी नहीं है वो इक्वेशन इक्वेशन पहली इक्वेशन आप बेशक इसको इस्तेमाल, इसको ले लो या इसको, मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी मैंने इस इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करनी थी, आप इस इक्वेशन में से या एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे या वाई की वैल्यू फाइंड करोगे और उसको ऊपर वाली में पुट कर दोगे, ठीक हो गया। ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ इसको करके भी दिखाता हूँ अभी। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ये होता है तरीका। अच्छा कैसे तरीका, ये देखो, मुझे नजर आ रहा है कि ये आपकी प्रैक्टिस की बात होती है, मुझे चूंकि अब ये दिख रहा है तो इसलिए ये देखो, इसमें वाई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। आपने कोशिश करनी है ऐसा वेरिएबल ढूंढो इन दोनों इक्वेशन में, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो खैर है, उसका और तरीका होता है। इधर देखो वाई के साथ 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर बी। तो जब मैं लिखा तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 आ गया। इसमें से या x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की वैल्यू फाइंड करनी है, हम अपनी आसानी देखेंगे हमें आसानी किस में होती है। तो ये y के साथ अगर वेरिएबल लिखा हो ना 1, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये y की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो y के साथ बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, y के साथ लिखा हुआ है 3x, इस 3x को राइट साइड पे लेके जाओगे तो वो बन जाएगा -3x। समझ आ रही है? समझ आ रही। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है ना, इस y की जी सर वैल्यू को, समझ आ रही है। ठीक है, इस y की वैल्यू को हमने किस इक्वेशन में से निकाला था, हमने इक्वेशन बी में से निकाला था, हमने इसमें से निकाला था ना इक्वेशन बी में से। इसका मतलब है अब हमने इक्वेशन ए में पुट करना है, इसलिए मैंने लिखा है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। और इक्वेशन ए क्या है, इक्वेशन ए है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। इसमें से y की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने लिखा 4x एज इट इज, माइनस की जगह -2 की जगह 2, y की जगह क्या लिखना है -4 -3x, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, इज इक्वल टू 8। ये ब्रैकेट बहुत जरूरी होती है, ब्रैकेट लगानी है, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। तो 4x एज इट इज आ जाएगा, ये -2 इस अंदर वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये 4x, ये 4x है, माइनस माइनस प्लस होता है 8। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, और इस -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 और x, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 8 प्लस 6x इज इक्वल टू 8। उसके बाद ये 8 इधर ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अरेंज किया, एक्स वाली टर्म के साथ लिखी हो, तो 4x इधर लिखा, 6x इधर लिख दिया, 8 इधर लिख दिया। और हमें पता है 4x प्लस 6x, एक्स एक्स एक दफ़ा आ जाएगा, 6 प्लस 4 10, ठीक है। और ये 8 हम राइट साइड पे ले गए हैं। उसकी वजह ये है, वैल्यू निकालने के लिए हमें एक तरफ x चाहिए और बाकी सब कुछ इधर चाहिए, दूसरी साइड पे। इधर सिर्फ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ओनली x होना चाहिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। इसीलिए मुझे ये चीज़ फालतू है, एक्स्ट्रा है, मैं इसको कहाँ ले गया, राइट साइड पे। +8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -8। उसके बाद ये 10x आ गया। अब मुझे x के साथ भी कुछ नहीं चाहिए, इसका आंसर 0 लिख दो ना। तो फिर इधर देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है, 10 10 हो रहा है मल्टीप्लाई, ये 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। वहाँ परली साइड जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे
यहाँ हो जाएगा वो डिवाइड, और डिवाइड। डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरह डिवाइड। तो 0 डिवाइडेड बाई जो x है, और 0 डिवाइडेड बाई जो 10 है, वो अगर आप कैलकुलेटर भी करो तो आंसर आता है 0। इसका मतलब है हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। और इसको उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने देखो यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड की हुई है ना, y की वैल्यू। बस इसमें इस x का मसला है, और हमारे पास अभी x की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सी, वी गेट। तो ये मैंने दोबारा लिखी, अगेन लिख दी ये इक्वेशन। तो ये -4 -3 x की जगह क्या लिख दिया, 0। तो -4 ही आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, वो क्या होता है, 0। और -4 - 0 क्या होता है, -4। इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ गया है, एक्स का भी आंसर आ गया और वाई का भी आंसर आ गया। ये बातें हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, एक मेथड मैंने आपको रिवाइज करा दी है। दूसरा मेथड होता है जिसका नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। सिमिलर, वही दो इक्वेशन लिखी, ठीक है। और उसमें से एलिमिनेशन मेथड का में क्या होता है, इसकी बेसिक बेस क्या है या इसका तरीकाकार क्या है, वो ये है कि ये देखो ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स के साथ इधर लिखा हुआ है 4, इधर लिखा हुआ है एक्स के साथ 3। इन दोनों के साथ ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इसको कहते हैं, इसको ना, अच्छा ये पिक्चर है तो इसलिए इसको छोड़ो। ये देखो ये क्या है, 4 और ये 3, ये डिफरेंट है ना, हमने इनको सेम करना है। अच्छा, इधर वाई के साथ क्या लिखा हुआ है 2, इधर वाई के साथ क्या लिखा हुआ है 1, इधर भी सेम नहीं है। अब हमने क्या करना है, या एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना है, या एक्स के कोफिशिएंट को इन दोनों को सेम करना है, या वाई के कोफिशिएंट को सेम करना है। उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के तरीके इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, मैं खाली रिवाइज करा रहा हूँ बस, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। इस क्वेश्चन में देखो तो ये देखो ये वाई लिखा हुआ है, वाई के साथ क्या है 2, इधर वाई के साथ क्या है 1। तो 1 को 2 बनाने के लिए तो आसान है ना, 1 को 2 बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। इसको एज इट इज, इसके साथ कुछ नहीं करो, ठीक है। इसके साथ कोई कैलकुलेशन ना करो, इस इक्वेशन 2 को यूज करो, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 2 को जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको देखो ये 3 क्या हो जाएगा, +6, +1 क्या हो जाएगा, +2, और ये -4 क्या हो जाएगा, -8। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमारी मेन इक्वेशन, पहले तो ये इसको भी समझ लो जरा, हमारे पास पहली मेन इक्वेशन ये दो थी। अब हमारे पास ये 2 कन्वर्ट हो गई है इसमें। अब हमारे पास मेन इक्वेशंस ये आ गई हैं। ये अच्छा, अब हमने इनको सॉल्व करना है। अब अगर हम देखें तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, -2y, और ये लिखा हुआ है माइनस ना +2y। एक लिखा हुआ है -2y और एक लिखा हुआ है +2y। अब प्लस मैंने टू है। एलिमिनेट करना है इसको, क्या करना है, एलिमिनेट। अब देखो, एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं, इक्वल कर लिया। अब हमने एलिमिनेट करना है। अब देखो, अगर मैं इन इक्वेशंस को लिखूं आमने सामने, एक हो जाएगी 4x - 2y इज इक्वल टू 8, पहली इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है मेन इक्वेशन, और नीचे वाली मेन इक्वेशन है 6x + 2y इज इक्वल टू -8। इसको अगर आप देखो तो, अगर मैं, दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों को ऐड करेंगे या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो रूल ये है कि कोई साइन इधर चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। कुछ समझ आ रही है। तो ये देखो ये साइन दोनों सेम हो गए हैं, तो मैं कटिंग तो कर नहीं सकता, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर साइन सेम हो, अगर साइन डिफरेंट हो, इधर माइनस लिखा हो इधर प्लस लिखा हो, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ये दोनों साइन सेम होते तो कटिंग तो फिर भी नहीं हो सकती थी। अब जैसे माइनस है, अगर मैं इनको ऐड करूं कटिंग नहीं हो सकती ना, तो मेरी मजबूरी है फिर सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा ये देख लो इसको,
ये कब तक आवाज आई है मेरी? ऐड और सब्ट्रैक्ट तक रही है। अच्छा, ऐड जो है ना, ये ऐड को दोबारा सुन लो फिर। अगर हम ये देखें, अच्छा ये देखो, इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? इन दोनों को अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो ये देखो, ये माइनस और प्लस दो साइन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 4x + 6x। 4x + 6x होता है 10x। और यहाँ क्या होगा? 8 - 8 क्या होता है? 0। तो ये मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन सारी मैंने यहाँ की हुई है। तो ये x के साथ 10 है, 10 फालतू है, 10 डिवाइड हो जाएगा, 0/10, x = 0 आ जाएगा। ये आंसर समझ आया? उसके बाद इसकी वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, हमारी मर्जी है। मैंने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई है, किसकी जगह वैल्यू पुट करनी है? x की जगह। 4 ब्रैकेट लगा के x की वैल्यू क्या है? 0। 0 लिख दी, -2y = 8। और ये हो जाएगा 0 - 2y = 8, और -2y = 8। और y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, y के साथ क्या है? -2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 8 डिवाइडेड बाई -2, 2 1 जार, 2 4 जार, और ये हो जाएगा -4/, +4/, -1, और +4/, -1 -4 होता है। इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ गया x = 0, y = -4। एक मेथड से ये आंसर आया और दूसरे मेथड से भी ये आंसर आया। मेथड जो मर्जी हो, आंसर क्या आता है? सेम आता है। हमारे पास सेम आज तक 8 क्लास तक हमारे पास दो मेथड थे, मैंने वो दो मेथड आपको रिवाइज करा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा, फिर आते हैं हम मैट्रिसेस पे। जब हमने मैट्रिसेस डिस्कवर की तो हमने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि हमें उन मेथड की ज़रूरत हो, मैट्रिक्स भी हमें हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हल हो सकता है? इसको यूजिंग मैट्रिसेस, हम यूजिंग मैट्रिसेस, हम मैट्रिक्स के वाले तरीके से भी हल कर सकते हैं। मैट्रिक्स में दो तरीके हैं। एक पहला तरीका है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और दूसरा क्रैमर रूल है। और दूसरा क्या है जी? क्रैमर रूल। अच्छी वर्ड हो क्रैमर गए, रूल। क्रैमर रूल, गुड। अच्छा, अब कोई बंदा ये पूछे आपसे कि ये किस खुशी में फिर करा रहे हैं? वजह ये है कि ये अच्छा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, आसान भी है, दोबारा समझना भी नहीं पड़ेगा। जिस बंदे को समझ आई भी है वो सारी जिंदगी इससे करता रहे क्वेश्चन। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और एलिमिनेशन मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर क्वेश्चन एक लिखता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखा, 4x + 6y + 7z + 2t = 2, -8x + 5y -9z + t = 9। इसी तरह 10x + 8y - 6z + 4t = -2, 7x + 9y - 5z + 3t = 1। ये क्वेश्चन, चार इक्वेशन है, लिख देते हैं। 4 इक्वेशन है और 4 या ना होना ना, ऐसे समझ आ रही है?
कोई इधर मौजूद भी हो कोई बंदा? जी जी चार मौजूद है। इक्वेशंस हैं, चार अननोन वेरिएबल्स हैं, सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि अब ये जो दो पिछले मेथड कराए हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अब हमने चार इक्वेशंस को सेम करना है, इसमें से एक्स पहले रिमूव करेंगे, फिर हम अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो फिर वाई जेड टी फिर भी रहे, ये तीन तो रहेंगे ना। इसमें ये था कि दो वेरिएबल थे, एक को रिमूव किया तो एक ही वेरिएबल रह गया था। अभी देखना एलिमिनेशन मेथड, ये देखो एक को रिमूव किया तो क्या रह गया, एक्स रह गया ना सिर्फ। और एक इक्वेशन एक एक वेरिएबल हो तो हम तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो। लेकिन इधर हम रिमूव करेंगे, पतनी मुसीबतों में पड़ेंगे। या इस तरह अगर आपको कोई एक बंदा क्वेश्चन देता है 100 इक्वेशन और 100 अननोन होते हैं, 100 इक्वेशन और 100 अननोन है, कोई समझ आ रही है? आपके पास 100 इक्वेशन है और 100 चीज़ों की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में ये मेथड फेल हो जाते हैं, और जब फेल होते हैं तभी नए मेथड्स बनते हैं। तो ये जब फेल हुए तो तभी नए मेथड लोगों को ख्याल आया, तो उन लोगों ने भी तभी नया नया मेथड बनाया था। तो हमें मैट्रिसेस तब हेल्प करती हैं। तो जब हमने मैट्रिक्स पे गौर किया तो मैट्रिसेस के हमारे पास दो तरीके आए, एक तरीका था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा तरीका था क्रैमर रूल। अब मैं ना आपको वो शॉर्ट सा बताता हूँ कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता क्या है। इसको फुल सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है? सॉल्व हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, उसको हम रुक रुक के करेंगे। वो हो जाएगा जी ए एक्स, हमारे पास इक्वेशन होगी, चल छोड़ो, पर इस तरह डायरेक्ट ही देख लो। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और डायरेक्ट करा रहा हूँ। हमारे पास इसको हमने फाइंड करना होगा, ये हमारे पास अवेलेबल होगी। ए इनवर्स को फाइंड करना है ना, और ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। अब जिस बंदे ने 1.5 एक्सरसाइज देखी हुई है ना मेरी वीडियोस में, ठीक है, मैं आपको लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा, वहाँ ए इनवर्स का मैंने बड़ा क्लियर कट बताया था कि ए इनवर्स क्या होता है, और ए इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स क्या होता है और ए इनवर्स को फाइंड कैसे करते हैं। तो इसलिए उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो आप काइंडली देख लेना, वीडियो लंबी है लेकिन आपको बहुत सारा, उम्मीद है कंसेप्ट थोड़ा समझ आ जाएगा, मैं इधर नहीं समझाऊंगा वो चीज़। अच्छा, ये बाद में चल, अब ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करोगे ना, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, और इधर बी की वैल्यू तो आपके पास पहले है, फिर इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ए इनवर्स 1 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। ये जो मैं कह रहा हूँ, तो आप में से कुछ को तो आता है, लेकिन जिसको नहीं आता उसको अगर नहीं समझ आ रही, वो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। और क्रैमर रूल क्या होता है? उसमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना हो तो वो ए एक्स ओवर ए होता है, और वाई की वैल्यू को फाइंड करना हो तो ए वाई ओवर ए, ए मॉड होता है। अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी अगर आपने पिछले लेक्चर लिए हैं तो आपको पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। लेकिन ये लिखा हुआ है ए एक्स, ये न्यू चीज है। ये जो ये ए एक्स लिखा हुआ है ना, क्रैमर रूल में यही समझने वाली चीज है, ये न्यू चीज है। इसी तरह ये भी न्यू चीज है, ए वाई, इसी को समझाना है। हम चलते हैं बुक की तरफ, बुक क्या वाला वाला क्या कहता है, बुक। अच्छा, ये देख लो इसको, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया मैंने यहाँ से लिया था। इसको देखो, इसने एक मैट्रिसेस वाले मेथड से सॉल्व किया हुआ है। आंसर क्या है? आंसर ये देखो हमारे वाला ही है, ठीक है? समझ आ रही है? जी सर जी आ रही ये है। भी एक नया मेथड है, लेकिन हमारी जी आ रही आंसर है। इसने, आंसर हमारे वाला ही आया है। अच्छा, हम इस पे नहीं जाते, हम ये एग्जाम्पल नहीं समझते, टाइम बहुत
चला जाएगा इन पे खाली। हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.6 पे। अगर आपको एक मेथड समझ आ गया तो बाकी सारा मसला ही हल हो जाएगा। हम कोई से दो क्वेश्चन लेते हैं। एक ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस इस्तेमाल हो रहा है, और एक ये वाला भी ले लेते हैं कोई और, या ये ज़्यादा माइनस, इसमें ज़्यादा माइनस है। इसको हम करेंगे। उसने कहा है हर क्वेश्चन को इफ पास यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल, मैट्रिसेस को आप यूज करें टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिनमें पावर 1 होती है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक से ज्यादा इक्वेशन हो। ये देखो एक से ज्यादा दो इक्वेशन है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व किन तरीकों से करना है, कह रहे हैं हर क्वेश्चन को दो तरीकों से करो। एक दफा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, दूसरी दफा क्रैमर रूल से। हम इस तरह नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्रैमर रूल। तो जब हम ये दो क्वेश्चन कर लेंगे, आप लोगों को ये दो मेथड भी समझ आ जाएंगे, ये दो क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे। और इसको मैंने क्रैमर रूल से कराऊंगा तो आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लेना, आंसर सेम आना चाहिए। इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन से कराऊंगा, आप इसको क्रैमर रूल से कर देना, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक हो गया ना। और फिर हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में बहुत दफा इनमें से क्वेश्चन, मतलब हर साल ही इन पांच में से क्वेश्चन आता है। इन पांच क्वेश्चन को अगर आप करें तो 4 नंबर तो पक्के आना है इनमें, पांच क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन क्या लिखे, 4x + y = 9। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 1 है। 1 का पार्ट कौन सा है, 4x + y = 9, -3x - y तो -5। इसको इक्वेशन कर दो 1, इसको इक्वेशन कर दो 2। ठीक है, और ये हो जाएगा सोल्यूशन। आमतौर पे ऐसे नहीं करते। ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को आपने दोबारा, बल्कि मेरे पास तो ऑप्शन है ना, तो मैं इसको तो लिखूँ कम से कम। तो दोबारा यहाँ लिख देता हूँ ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट करना है, वो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, इधर आपने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व किससे करना था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फार्मिंग, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये बन जाएगी। इसको लिखने का तरीका देख लो। सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, तो इसके कोफिशिएंट है 4, इधर लिखा हुआ है 1, इधर लिखा हुआ है -3, इधर लिखा हुआ है -1। ठीक हो गया। साथ हम एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो एक्स वाई है, पहले एक्स को लिखेंगे और बाद में वाई को, = 9 - 5। इसको भी हम मैट्रिक्स में कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा ए, इसका नाम हो जाएगा एक्स, इसका नाम हो जाएगा बी। कोई समझ आ रही है। जी सर जी, आ रही है, समझ आ रही है। ये दोबारा बस बता दो फटाफट। कोफिशिएंट इधर लिखने हैं ए मैट्रिक्स में, कैसे लिखने हैं, एक्स के साथ वाला पहले आ जाएगा, वाई के साथ वाला, ये 1 लिखा हुआ है, एक्स के साथ -3 लिखा हुआ है, वाई के साथ -1 लिखा हुआ है। और साथ उसके बाद ये एक्स मैट्रिक्स होती है, इसमें अननोन की वैल्यू लिखी होती है। यहाँ हमारे पास दो अननोन है, पहले एक्स लिखा हुआ है, बाद में वाई लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऊपर एक्स लिखा है, नीचे वाई लिखा है। और ये 9 ऊपर है, -5 नीचे है, एज इट इज बिल्कुल सेम लिख दिया। इसका मतलब है हमारे पास ए, ये लिख दिया, एक्स यहाँ आ जाएगा, ये इक्वल टू इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू बी। हमारे पास ये रिलेशन बना। अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है ना,
इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हम, इसका मतलब है हमें ये ए इधर नहीं चाहिए, तो ए इधर नहीं चाहिए तो हमारे जहन में यही आएगा कि बी ओवर ए कर देंगे, ऐसे ही नहीं आएगा। जी सर जी। लेकिन ये चीज गलत होती है। ठीक है, इसको कैसे करना है देख लो। वजह ये है, बी एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होती, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये गलत है। ये वैसे गलत नहीं है, लेकिन चूंकि बी अब मैट्रिक्स है ना हमारे पास, हम तो मैट्रिक्स में हमने इसको क्या लेट किया हुआ है, बी मैट्रिक्स लेट की हुई है, ए को क्या लेट किया हुआ है, ए को भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब बेसिकली ये है, तो मैट्रिक्स तो डिवाइड हो नहीं सकती, इस वजह से ये अ, नहीं, गलत है ये। और इसको फिर ठीक कैसे करेंगे, हालांकि अब हमने ए ए उधर लेके भी जाना है, उसका तरीका कार ये है कि हम लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग यहाँ से हमारा दोबारा स्टेप हमने समझाना है, इस एक्स के साथ इधर ए नहीं होना चाहिए, इस ए को हमने राइट साइड पे लाना है। अब हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, वजह ये है कि हमें पता है कि मैट्रिक्स एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकती। फिर क्या तरीका है, हमने पिछले एक्सरसाइजेज में ये पढ़ा था कि अगर एक मैट्रिक्स हो, उसका इनवर्स उसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई क्या होता है, जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर एक ए लिखा हो और उसको हम लेफ्ट साइड पे इनवर्स उसका मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा पास एक रिलेशनशिप जो मैंने निकाला था, मतलब उस बुक में लिखा हुआ है। तो अब मुझे इस ए को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये है कि ए इनवर्स इधर ए एक्स के लेफ्ट साइड पे आए, तो फिर इस बी के भी लेफ्ट साइड पे आएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी, ए इनवर्स जब ए के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आता है आंसर आई, और ये एक्स साथ आ जाएगा तो ए इनवर्स बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स दोबारा आती है। ये पिछले लेक्चर आप लोग रिवाइज करो, मैंने बहुत डिटेल में बताया। तो हमारे पास अब ये फाइनल इक्वेशन 1 आई है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेना किसी तरीके से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करें, हमारे पास बी गिवन है, मतलब बी मौजूद है, ये तो ठीक है। हमारे पास एक्स नहीं, ए इनवर्स नहीं मौजूद, तो हमने सिर्फ फाइंड करना है ए इनवर्स। और हमें पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। ठीक है, तो हम हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए का मॉड। ए के मॉड से पहले ए को लिख लेते हैं दोबारा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 - 1 -3 - 1 4 + 1 - 3 - 1। और हमें पता है कि ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 4 - 3 1 और -1। ए का डिटर्मिनेंट हो जाता है जी 4 × पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को। अब हम इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा -3 × 1। दरम्यान में माइनस आ जाए, -4। देखो, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 3, -1 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1। हमने ये भी चेक करना होता है साथ साथ, ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी लॉजिक मैंने पिछले एक्सरसाइज 1.5 में बताई हुई है कि क्यों नहीं हो, क्यों ऐसे, क्या वजह है। अच्छा, दोबारा हम लोग, हमारे पास ये आ गया, अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड होता है, ए की वैल्यू है 4 1 - 3 - 1। हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट को दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए डी जे ऑफ ए क्या हो जाएगा,
एंटर से हो जाएगा। इसका तरीकाकार भी बताया हुआ है। इस डायगोनल की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, मतलब प्लेस चेंज हो जाएगी। 4 की जगह -1 आ जाएगा, -1 की जगह 4 आ जाएगा। और ये जो ये वैल्यू ये है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। +1 की जगह -1 आ जाएगा, -3 की जगह +3 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू, ए मॉड की वैल्यू भी आ गई। हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास -1 3 -1। ए मॉड डिवाइड हो रहा है -1। अच्छा, ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये -1 है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि ये 1/-1 लिखा हुआ है, इसके साथ -1/3 1 -1। ठीक है, जगह खत्म हो गई है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। और इसका मतलब क्या है, 1/-1 का मतलब माइनस होता है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा जब सबके साथ माइनस होता है। मैं लिख ही देता हूँ, चलो एक तो सही तरह समझा दूँ। और ए इनवर्स का मतलब माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 +1 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो, मेरे ख्याल में पहले 1 2 कहीं हुई है, 1 2 कहीं हुई है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हमारे पास अगर हम नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास है x = a इनवर्स b। इसकी वैल्यू हमारे पास थी, अब इसकी भी आ गई है, चुप करके पुट कर दो इसमें। ए इनवर्स की वैल्यू है +1 और -3 1 -4, और बी की वैल्यू क्या थी, 9 -5 9 -5। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका भी हमने पूरे चैप्टर में यही करते रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 +1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये तो खत्म हो। ये 1 मल्टीप्लाई का तरीका बस हमें देख लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, नेक्स्ट कॉलम है ही कोई नहीं, बस खत्म, नीचे आ जाओ। अब ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वो हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया जी 9 -5 -27 +20। अच्छा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स और वाई, ये भी लिख दो आप, यहाँ आके बेशक लिख दो, तो हो जाएगी 4 और -7। इधर देखो, एक्स के सामने क्या लिखा हुआ है 4, वाई के सामने क्या लिखा हुआ है 7। इसका मतलब ये है एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है using ये मसला हो इसमें, कोई मसला हो इसमें दुरमान, हाँ जी नहीं, ठीक हाँ है, जी नहीं मसला। सही है, ओके। जी अब हमने ये कहा था कि इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमने कहा था कि इस क्वेश्चन नंबर 7 को
सॉल्व करेंगे लेकिन क्रैमर रूल से, ताकि क्रैमर रूल भी थोड़ा समझ आ जाए ना। नंबर 1 का पार्ट 7 है क्रैमर रूल। ठीक है, लिखा हुआ है जी 2x-2y, नहीं 2x-2y इज इक्वल टू 4, x-2y इज इक्वल टू 4, -5x-2y इज इक्वल टू -10, प्लस 5x-2y इज इक्वल टू 10, प्लस 10 ही है, -10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर होगी 1। अच्छा नहीं, अभी इधर नहीं, पर उसी तरह क्यों नहीं, क्योंकि अभी हमने सोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया। सोल्यूशन तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वो तो क्वेश्चन है। हो जाएगा 2x-2y। तो इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर। अब हमने क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करना है। क्रैमर रूल जरा ध्यान से समझ लो। क्रैमर रूल पता है कि मॉड ऑफ ए एक्स होता है और मॉड ऑफ ए होता है। और क्रैमर रूल में वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, मॉड ऑफ ए वाई होता है और मॉड ऑफ ए होता है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई होता है और ए। हमें ये वाई ए भी पता है, हमें ये भी पता है कि ए क्या होता है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, तो ये कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम इंग्लिश लिख के कैसे होगा, 2 -5 -2 -2 x इज इक्वल, ए, ए है हमारे पास, ये एक्स है हमारे पास और ये बी है। बस इधर सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। इसको आगे सॉल्व नहीं कर देना, क्योंकि अगर सॉल्व किया तो वो ये बनेगा, और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, वो होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, समझिए ना, हमने तो क्रैमर रूल करना है। तो ए है, इसका मतलब है ए हमारे पास है तो हम ए डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। इसको तो लो नजर, ए हमारे पास है। ए हमारे पास क्या है अब्दुलरमान साहब, यस सर। ए हमारे पास क्या है, -2 -2 -5 -2 -2 कहाँ है, ये 2 है, ये -2 कहाँ से आ गया है ये। 2 -2 -5 -2। डिटर्मिनेंट लेंगे, यस सर। वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय टू -2 माइनस -5 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, माइनस या इसको यहाँ ही रहने दो। इसको देखो, माइनस माइनस प्लस, और 5 2 10। इसको एक और फालतू स्टेप में कर लेते हैं, -4 माइनस प्लस -10। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं ना। और अगर ये ठीक किया है तो ये -14 आना चाहिए, और ये अगर -14 है तो ठीक है। तो फिर आंसर क्या है, 4 -10। और -7 है, तो ठीक है, ठीक है। हाँ, सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हो, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 -7। ठीक है, पर लिखना चाहो तो, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू होती है। ये पहले दो ब्रैकेट डालनी है, एक्स इधर लिखना है कोमा वाई, और ये सोल्यूशन सेट का निशानी होती है कि ये करली ब्रैकेट, इसलिए ये ज़्यादा ब्रैकेट है।
ठीक है, सही। ये समझ आया ए मॉड कैसे लिया, सामने लिखे हुए हैं सारे स्टेप। गलत है थोड़ा सा, ये मॉड ये ही नहीं है, वैसे ही लिख दिया है ये मॉड। अगर फिर लाइनें डालो ना ए का मॉड, तो इधर तो जगह नहीं है, फिर तो जगह बना लेते हैं, डायरेक्ट ना हो जाए ना स्टेप। ये क्या है, 2 - 5, तो हमारे पास ये मॉड ये हो जाएगा। और इस तरह मैंने समझाया ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है सोल्यूशन पॉसिबल है। और ये मैंने आपको 1.5 में भी समझाया था। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए मॉड। वो फार्मूला के लिए हमें ए एक्स चाहिए, और ए एक्स क्या होता है वो देख। ए एक्स ये होता है, एक्स है तो ये पहला जो कॉलम है ना, देखो दो कॉलम, चलो मैं समझ इस तरह, ए लिखो क्या है, ए देखो क्या है, 2 - 2 - 5 - 2, 2 - 2 - 5 - 2। इस पहले ए एक्स है ना, तो ये पहला कॉलम मिटा दो, फिर इसकी जगह आएगा क्या, इसकी जगह बी आएगा। बी क्या है, 4 - 10। इसकी जगह क्या आएगा, 4 - 10 क्यों आया, ये तरीका है ए एक्स को बनाने का, पहले इसको समझ। और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 - 10 - 2 डिटर्मिनेंट ए एक्स हो जाएगा जी 4 × - -2 -10 × -2। ए एक्स हो जाएगा -8 माइनस 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 प्लस 10⁻20, -8 -20 हो जाएगा -28। ए एक्स का मॉड क्या आ गया, -28। और हमारे पास y की वैल्यू होती है ए वाई मॉड या डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का, ए वाई क्या है, ए वाई दोबारा ए को लिखो, ए क्या है 4 - 2, नहीं 2 - 2 -5 - 2, एक क्या लिख रहा हूँ, 2 - 2 - 5 - 2 यही है। तो इस दूसरे वाले को मिटा दो, y है ना, तो इस दूसरे वाले को मिटा दो। इस दूसरे वाले को मिटाने के बाद क्या लिखना है, b को, b क्या है 4 - 10, ये देखो ये लिखा हुआ, ये देखो 4 - 10। तो अब हमारे पास ये है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 - 5 - 10। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 × - -10 -5 × 4 हो जाएगा जी -20 माइनस 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 प्लस 5 4 × 20। ए वाई क्या आ जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। ये बेशक 0 आ जाए खैर है, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास दो वैल्यूज थी, मैं यहाँ ही सॉल्व कर देता हूँ। एक वैल्यू थी ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये होता है क्रैमर रूल, क्रैमर रूल है ये। तो ये हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या आई है, ए एक्स मॉड की वैल्यू आई है -28, ये लो -28। और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, -14। माइनस माइनस से कटा 14 1 जार 2 जार, एक्स क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह y की वैल्यू है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो y क्या आ जाएगा, ए वाई की वैल्यू है हमारे पास 0, ए मॉड की वैल्यू है -14, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, ये बड़ी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट, इधर x की वैल्यू, इधर y की वैल्यू। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 0। इसमें कोई मसला हो, अब ये दोबारा देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर ही हो यस सर। उस्मान।
यस सर। सही है ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है 2, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर है 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें, ये नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ा जा रहा है ये। यस सर। इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम। इसमें से हमने इंग्लिश में से मैथ को निकालना है। तो साथ साथ मैं बताता जाता हूँ, आप साथ साथ लिखते जाओ या इसको समझ लो सही तरीके से के साथ, कि इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनका मैथ में कुछ मतलब होता है, वो मतलब मैंने बताना है आप। ठीक है। सेटिंग कर रहे हैं। The length of a rectangle is 4 times its width। पहले इस हिस्से पे गौर करो। हमने ये बात याद रखना, इसमें से हमेशा हमने दो इक्वेशंस बनानी होंगी। क्या बनानी होंगी? दो इक्वेशंस, बस इस तरह याद रखो। अब दो इक्वेशन है, इसका मतलब है हमें अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि कितना हिस्सा क्वेश्चन का पहली इक्वेशन हमें दे रहा है और कितना हिस्सा क्वेश्चन का हमें दूसरी इक्वेशन दे रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा बोलूं मैं सारी चीजें ताकि आपको कोई इशू ना हो। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। का मतलब क्या है? ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो उसकी चौड़ाई के 4 गुना है, 4 टाइम्स है। उसके बाद वो कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये है। इसका मतलब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कोई चीज होती है, वो भी हमें देखना है वो है क्या, उसको भी समझना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल होती है कि एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। ऐसे ही नहीं, रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। कोई समझ आ रही है? मान यस सर आ रही है। तो देखो, रेक्टेंगल की एक होती है लेंथ और एक होती है विड्थ। उसके बाद हमने क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है। वो कह रहा है डायमेंशन को फाइंड करो। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन यही कह रहा है कि उसकी लेंथ और विड्थ को बताओ। क्या कह रहा है? लेंथ को बताओ, लेंथ को बताओ, विड्थ को बताओ। तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड वाई बी दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। आपकी मर्जी है, आप एक्स विड्थ को भी रख सकते हो, आप वाई लेंथ को भी रख सकते हो। मैंने एक्स को क्या लिया? लेंथ। की लेंथ क्या है? वो एक्स है। और विड्थ क्या है? वो वाई है। इस ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? अगर ये छोटी पिक्चर है तो इसको जूम कर। सर जी सही है। फिर बना के ना बड़ा अच्छा हो जाता है। तो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड वाई बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला जी कि अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। और हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन थे वो भी तो कोई चीज़ें थी, लेकिन वो एक्स और वाई की फॉर्म में थी ना। ये देखो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है? एक्स एक्स वाई की फॉर्म में। इसलिए अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्म में इसको ले आएंगे। अब हमने दो इक्वेशन निकालनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। इन इक्वेशन को कैसे निकालेंगे?
अब आते हैं इसके मुख्तलिफ पार्ट्स पे। ये देखो, ये इसका हिस्सा, एक हिस्सा है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको बल्कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ साथ में। मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि लेंथ, चलो लिख लेते हैं इसको। इंतहाई ध्यान से सुनना, मैं इसको फटाफट इसको यहाँ ही मिटाऊंगा, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल रखी थी? ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल है? एक्स के। इसका मतलब है मैं इसको मिटा के एक्स लिख सकता हूँ। यस सर। एक्स लिख दिया। माइक म्यूट कर दो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की जगह क्या लिख दी है? एक्स। एक्स लिख दी। इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, फोर का मतलब फोर ही होता है, टाइम्स का मतलब मैथ में होता है मल्टीप्लाई। समझ आ रही है? और इट्स विड्थ का मतलब क्या है? विड्थ हमने क्या लेट की हुई है? वाई। ये देखो, विड्थ हमने क्या लेट की हुई है? वाई। विड्थ कैसे जाता है? ये कैसे? एक मिनट, ये कोई इशू है कंप्यूटर को, फिर कोई मसला हो गया। इसका मतलब ये है कि वाई विड्थ है, तो मैंने वो इंग्लिश को दोबारा लिखा था ना। अब उस इंग्लिश की जगह क्या आ गया है? एक्स इज इक्वल टू फोर वाई। एक्स इज इक्वल टू फोर वाई आ जाए, इस फोर वाई को उस साइड पे लेके चले जाते हैं ताकि वेरिएबल एक साइड पे हो जाए और कांस्टेंट एक साइड पे हो जाए। क्वेश्चन को देख लो ना पिछले, बल्कि यहाँ ही देख लो यार, ये देख लो, बहुत टाइम हो गया अब। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो? टू एक्स माइनस टू बाई एक्स, वाई एक तरफ है और राइट साइड पे क्या है? कांस्टेंट है कोई। और हमारे पास इस सूरत हाल में कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जब फोर बाय उधर जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये इतने हिस्से ने हमें एक इक्वेशन दी है, एक्स माइनस फोर वाई। दूसरा है जी, अब इसको मिटा भी अब नहीं सकता, क्या मिट गया। हाँ, सही है। चलो, नहीं मिटा। अच्छा, इसको देखो, मिट गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमें एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है? हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या चीज होती है? पेरीमीटर की डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल द साइड। क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक हो गया? तो रेक्टेंगल में
ऐसी रेक्टेंगल एक ऐसी चीज होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये वाई है। ठीक है, दो साइड इक्वल नहीं होती ना, तो इस साइड के सामने ये एक्स हो जाएगी, ये भी वाई हो जाएगी। इन सब को हम सम करेंगे तो वो बन जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। क्या आ जाएगा? पी फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या आ गया? 2x प्लस 2y। किस चीज का? रेक्टेंगल का। अब ये याद रखना, ठीक है भैया, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, इसका मतलब है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, अभी निकाला है, 2x प्लस 2y। इसका मतलब इज इक्वल टू 150। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अच्छा, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। एक्स प्लस वाई हो जाएगा 150/2। टू वन जार 275 जार, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 75। हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। x-4y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75 इक्वेशन नंबर 2। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसने कहा हुआ है दो मेथड से सॉल्व करो। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और एक है क्रैमर रूल। दोनों रूल आपको समझा दिए हैं, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ये लिखा हुआ है जी, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है दो साइडें क्या है, एक एक्स है और एक वाई है। लेट एक्स एंड वाई बी टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ताकि हमें लेंथ और विड्थ ना बार बार बोलना पड़े ना, हमें एक्स और वाई बोलना। कह रहा है दोनों साइडें डिफर। डिफर का मतलब भी याद रख लो, पहले मैंने एक दो का लफ्ज बताया। डिफर का मतलब क्या है? माइनस। क्या मतलब है? माइनस। तो दो साइडें डिफर हो रही हैं, तो एक साइड एक्स है एक साइड वाई है। डिफर का मतलब माइनस, डिफर हो रही हैं। बाय का मतलब है इज इक्वल टू, मतलब इतने से डिफर हो रही हैं, किससे? 3.5 से। ठीक, 3.5 से, तो 3.5 से सही। इक्वेशन नंबर होगी 1। अब हमने देखना है इसको, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। मतलब कि कह रहा है कि एक्स को फाइंड करो, वाई को फाइंड करो, वो तो हमें पहले ही पता है, एक्स वाई फाइंड करना है। अच्छा, कह रहा है अगर इसका पेरीमीटर क्या हो, 67। चलो जी, पेरीमीटर अभी हमने देखा था, 2x+2y था रेक्टेंगल का, इज 67। 67 ये इक्वेशन नंबर होगी 2। इसको भी आप सॉल्व कर लो। ठीक है, देख लो, एक दो तीन चार सेकंड देख लो ताकि आप इसको नोट कर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। अच्छा, ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी 3 साइडें हों और उसके 3 एंगल हों। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है फिर? वो वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या चीज है? जिसकी दो साइड और दो एंगल इक्वल हों। तो हम लेट कर लेते हैं जी, इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है।
आमतौर पे अगर ये इक्वल ना होती तो हम इसका नाम रखते एक्स वाई जेड, लेकिन अब चूंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने लेट कर ली है इक्वल है, तो फिर इसका नाम भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका इसका क्या कहते हैं, इसका नाम भी एक्स है। और तीन एंगल हैं, इसका नाम होता है अल्फा, इसका नाम होता है बीटा, इसका नाम होता है गैमा। अल्फा बीटा गैमा। हमने कहा था ये दो साइडें इक्वल हैं, तो फिर इनके ये वाले एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, तो इसका मतलब है ये एंगल अगर अल्फा है तो ये गैमा की जगह भी हम अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि दो साइडें इक्वल हैं और दो एंगल इक्वल है। तो हम लेट कर लेते हैं x be the length of two sides that are equal, ठीक है, and length of two sides of, और इसका मतलब है y जो है वो थर्ड साइड हो जाएगी आगे। वो अब देखो इसको क्या रखे है, कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, ये चूंकि लेंथ की बात नहीं कर रहा था, हम लेंथ को लेट ही नहीं कर लेट। हम क्वेश्चन मैंने सही तरह पढ़ा नहीं था, क्वेश्चन चूंकि लिखा हुआ है उसने एंगल फाइंड करने हैं, तो हम इस एंगलों को ना एक्स वाई का नाम दे देते हैं। नाम हो जाएगा जी एक्स, का नाम हो जाएगा वाई, इसका नाम हो जाएगा जेड। और ये चूंकि ये दोनों एंगल सेम है तो इस दोनों का नाम भी हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। इस साइड को हम दे देते हैं वन नाम, इस साइड को दो दे देते हैं, और ये साइड का नाम तीन, और इसको हम कह देते हैं ये चीज़ें सेम है। तो ये एक दफा मिटा लो ना, फिर मैं आपको थोड़ा तो दोबारा समझा। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब है कि ये थर्ड एंगल है। लेट वाई बी द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब है वाई, मतलब थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इज इक्वल टू 16 लेस देन। लेस देन का मतलब होता है -16। लेस देन का मतलब होता है माइनस कर दो उस चीज में से। अच्छा, लेस देन 16, लेस देन तो -16 करो, किस में से, सम ऑफ टू इक्वल एंगल। हमें पता है कि इक्वल एंगल कौन सा है, लेट एक्स बी द इक्वल एंगल। तो एक्स एक्स प्लस एक्स मतलब दो एंगल है ना, तो दोनों इक्वल है, सम ऑफ टू इक्वल एंगल, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x-16। और अभी मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि ये जो वेरिएबल है वो एक तरफ होने चाहिए, इस वेरिएबल को उधर लेके जाओ, वो हो जाएगा -2x प्लस वाई, -2x उधर लेके जाओ तो वो हो जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16। मसला कोई नहीं है, इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, इस एक्स के साथ जो भी लिखा हो इसका साइन माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, वो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -16। ये माइनस उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 2x माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई -1। माइनस माइनस से कट जाएगा, आएगा 16। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। इधर तक उसने हमें इक्वेशन 1 बताई है, ठीक है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आगे हमें इक्वेशन 2 नहीं बता रहा, हमें कह रहा है कि भाई साहब आप पता क्या करें, आप तीसरा एंगल खुद ही फाइंड कर लें। अब हम तीसरा एंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे उसको देख लें। हमें पता है कि एज वी नो दैट
sum of internal angle of a triangle, वैसे थोड़ा बड़ा करके नहीं लिख दिया, छोटा करके लिखते हैं ताकि एक लाइन में पूरा आ जाए ना। sum of internal angle of a triangle is, देखते हैं तुम क्या याद रखोगे, ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या है, एक एंगल है एक्स, एक एंगल है एक्स, एक एंगल है वाई, एक प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल क्या होता है 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये थोड़ा सा माइंड लगाना है इधर कि इक्वेशन नंबर 2 कैसे आई है। तो ये कई दफ़ा स्टैंड अप में या टेस्ट में ये क्वेश्चन देना हो तो ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं टीचर। ठीक है, आवाज़ आ रही है? मैंने कहा थोड़ी जगह बना लो। उसके बाद हमने देखना है जी कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको भी आप सॉल्व कर लोगे? आगे तो इतने लायक तो आप लोग हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। वन acute एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। चलो और तो कुछ समझ कोई नहीं है, राइट ट्रायंगल समझ आ गया। राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो इसकी प्रॉपर्टी को तो फॉलो करें ना। राइट ट्रायंगल क्या होती है? राइट ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ए बी सी, कोई तीन नाम है, ये 90 डिग्री, ये पक्की बात है। एक एंगल, तीन एंगल है ना, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो ये तो 90 हो गया। और हमें पता है कि तीनों साइडों का सम क्या होता है 180। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, या चलो एंगल अल्फा बीटा नहीं एक्स है और ये वाई है, तो ये देखो वैसे हमें पता था ना एक्स प्लस वाई प्लस 90, आंसर क्या आना था 180 डिग्री। ठीक है क्या? एक्स प्लस, इसको समझाने के लिए ये देख लो, ये अगर जेड होता, जेड होता तो हम क्या कहते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है 180। लेकिन अभी हमें पता है कि राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो वो 90 डिग्री होगी, तो 90 डिग्री ये हो गया। तो उसके बाद अब देखो वन acute एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर acute एंगल। ये वन, अच्छा इसको इसको देख लो पहले, ये 90 हो गया ना। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी acute एंगल है, बाकी सब कुछ छोड़ो, acute एंगल क्या होता है वो पहले समझो। ऐसा एंगल जो 0 से लेके उसकी वैल्यू 90 से लेस हो उसे कहते हैं acute एंगल। ठीक है, और ये क्यों acute एंगल है? क्योंकि ये 90 है, तो बाकी इन दो का प्लस क्या होना होगा 90। इसका मतलब है ये 90 से छोटे ही होंगे ना। ठीक है, इस वजह से वो कह रहा है कि ये गारंटी है कि ये एक्यूट एंगल्स है। अच्छा, अगर ये एक्यूट एंगल है तो मिटाया ना पहले। वन एक्यूट एंगल, लेट एक्स एंड वाई बी टू एक्यूट एंगल। ठीक हो गया, दो एक्यूट एंगल हो गए। वो कह रहा है वन एक्यूट एंगल, इसका मतलब है कोई एक्स है, राइट ट्रायंगल का इज का मतलब है इज इक्वल टू 12 डिग्री मोर। मोर का मतलब क्या है प्लस 12।
और वो कह रहा है ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, दूसरा एंगल क्या था वाई, वो कह रहा है ट्वाइस। हमें दो चीजें और मिल गई। हमें ये पता चल गया कि ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय टू, और ट्वाइस था और क्या था मोर, मोर का मतलब क्या था प्लस। हमें ये वर्ड प्रॉब्लम में चार चीजें मिल गई हैं अभी, और पहले पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें मैंने एक दो चीजें बताई, पेरीमीटर भी बल्कि मैंने आपको बताया, लेस देन का बताया। एक्स लेट एंगल बाई टू एक्यूट एंगल, वो कह रहा है एक एक्यूट एंगल 12 डिग्री मोर है, इसका मतलब इक्वल टू 12 डिग्री मोर है ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। तो मैंने अगर एक को एक्स रखा है दूसरे को वाई रखूंगा, इधर 2y हो जाएगा। अगर आप इधर y लिखते हो तो आप 2x+12 लिख दे सकते हो, दोनों ठीक, ठीक है, दोनों ठीक होंगे। अच्छा, तो इस 2y को उधर लेके जाओ तो वो हो जाएगा x-2y = 12, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब आते हैं ये जो मैं ये कहानी समझा रहा था आपको, हमें पता है एज वी नो सम ऑफ एंगल, थ्री एंगल कितने होते हैं 180, और हमें पता है कि अगर राइट ट्रायंगल है तो एक तो 90 डिग्री होगा, ये उसने नहीं बताया हुआ, हमें खुद पता है राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन। x+y 180 -90 हो जाएगी, तो x+y क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है ये इक्वेशन 2 हो गई है। तो दो इक्वेशन आ गई है ना, सॉल्व कर लो। एक को करना है मैट्रिक्स, एक दफा करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, और दूसरी दफा करना है क्रैमर रूल। क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन सोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी अच्छी भली कहानी उसने डाली हुई है। टू कार दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, चलो इसका मतलब क्या है, ये एक ए कार है, ये एक बी कार है, ठीक है, ए कार है और बी कार, इनके दरमियान दूरी कितनी है 600 किलोमीटर, और वो किधर मूव किधर कर रही है, एक दूसरे की तरफ कर रही है, मतलब ये इस तरफ मूव कर रही है और ये बी ए की तरफ, ए बी की तरफ एक दूसरी की तरफ मूव कर रही है, तो इनकी डायरेक्शन यही होगी ना जो मैंने आपको अभी लिखवाई है। देयर स्पीड डिफर बाय, अच्छा इसकी स्पीड लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है ना, आपने स्पीडोमीटर बाइक या गाड़ी में देखा होगा, ज्यादातर किलोमीटर पर आवर में होते हैं, इतने 60 किलोमीटर पर आवर इस तरह उन्होंने डिसाइड किया होता है, वो डिजाइन किया होता है उसको। एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, ये क्यों लिखी, मतलब ये मुझे कैसे पता चला, वो इस तरह पता चला, मुझे तो नहीं पता एक किस स्पीड से b की तरफ जा रही है या b किस स्पीड से जा रही है, तो अगर इसकी x होगी इसकी y होगी, अननोन क्वांटिटी है ना। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो मैं कहूंगा लेट x एंड y बी द स्पीड ऑफ टू कार। तो वो कह रहे डिफर, इन डिफर का मतलब होता है -x - y करूंगा बाय, क्या कह रहा है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने भी किलोमीटर पर आवर लिखा है तो मैंने भी किलोमीटर पर आवर, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर। एक इक्वेशन तो शुक्र है ये आसानी से बन गई है। यहाँ मुश्किल दूसरी इक्वेशन को ही बनाना है, ये जो ये है ना, ये खाली ये 3 और 5 और 6 7 8 लफज हैं, इससे दूसरी इक्वेशन बनती है, और ये इसकी सारी जो है ना ट्रिक है कि ये बनाना कैसे है। अच्छा उसने क्या क्या बताया था, कह रहा है कि आफ्टर 4.5 आवर उनके दरमियान का फासला कितना रह गया,
कह रहा है आप 4.5 आवर। अच्छा, हमें क्या चीज़ पता है? हमें ये पता है कि वो एक दूसरे के करीब आ रही थी। अगर वो एक दूसरे के करीब आ रही थी, इसका मतलब उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पहले कितना था? 600 किलोमीटर। ये देखो किधर गया हुआ है, 600 किलोमीटर। तो 600 एक दूसरे के करीब आ रही हैं, 4.5 घंटे अगर एक दूसरे के करीब आती रही हैं, इसका मतलब है कुछ किलोमीटर घटे ही होंगे ना, कम हुए होंगे। तो वो अभी वो कितने बता रहा है? 4.5 घंटे के बाद वो बता रहा है कि 123 किलोमीटर। तो उसके बाद हमें एक कुछ चीज़ें हमें पता है। वो क्या चीज़ें हैं कि हमने अगर सेकंड इक्वेशन बनानी है, हमें टोटल डिस्टेंस पता है। टोटल डिस्टेंस वो था जी 600 किलोमीटर। और रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है? रिमेनिंग डिस्टेंस वो हमें पता है, 123 किलोमीटर। अच्छा, ट्रेवल डिस्टेंस या कितना वो तय कर रही हैं, मतलब कितना फासला वो एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं, वो होगा ट्रेवल डिस्टेंस। वो हमें नहीं पता। अच्छा, हमें एक बात पता है, टोटल डिस्टेंस का क्या फार्मूला? टोटल डिस्टेंस का फार्मूला हम यहाँ से खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो ये देखो। देखो जितना वो फासला ट्रेवल करके आई हैं कारें, ट्रेवल डिस्टेंस, उसको अगर हम करें प्लस इस रिमेनिंग डिस्टेंस में, तो 600 बनना चाहिए ना। टोटल डिस्टेंस कितना था? 600। ट्रेवल डिस्टेंस कितना है? कोई पता नहीं। ट्रेवल डिस्टेंस रिमेनिंग कितना है वो पता है, 123। इसको उधर ले जाओ ना, तो वो हमारे पास ट्रेवल तो आ जाएगा ना। ट्रेवल डिस्टेंस निकालो पहले। ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगा 600 माइनस 123। तो ट्रेवल डिस्टेंस कितना है? कितना किलोमीटर वो फासला तय कर रही है? ट्रेवल डिस्टेंस कर रही है 477 किलोमीटर। ठीक है, तीन चीजें हमें पता चल गई इससे। हालांकि उसने नहीं बताई हुई, लेकिन हमने खुद, हमें लॉजिक पता है तो हमने उधर से निकाल ली है। और ट्रेवल कितना किया डिस्टेंस? 477। और टोटल टाइम कितना उन्होंने यूज किया? 1 hour 2 hours। अच्छा, टोटल टाइम, ये आपको पता है ये सॉल्व कैसे होती है? इधर ही अब्दुलरमान, यस सर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सर जी किसे? ये इसको सर जी इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 हो जाएगा, और और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। तो हो जाएगा 9 hour 2 hours। यस सर। टोटल टाइम उन्होंने कितना इस्तेमाल किया? 9 नाइन ओवर आवर 2 टू आवर। आवर्स और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 477। बिल्कुल ठीक। कितने वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। इससे हमें एक बात पता चली है, हमने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। v इज इक्वल टू एस ओवर टी होता है ना। एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो v क्या हो गया? एस, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। ये क्या होता है? डिस्टेंस। ये क्या होता है? टाइम। ठीक है, तो हमें इनकी इसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड क्या आ जाएगी फिर? डिस्टेंस, डिस्टेंस ने कितना तय तय किया है? 477। और टाइम कितना आया? 9 hour 2। कोई समझ आई है? 9 hour 2 को अगर आप सॉल्व करने जाओ, तो वो लिखा होता है 477 डिवाइडेड बाई 9 hour 2। स्पीड लिखी हुई है 477 मल्टीप्लाई 2/9। ठीक है, क्या इस पे कोई टेबल जाता है? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 477 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, क्या होता है? 477 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 954। ओवर 9 आ जाएगा।
954 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 106 आ जाए। ये दोबारा देख लो, इसकी वजह है, दोबारा देख लो। देखो हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है, उसने सिर्फ हमें ये बताया हुआ है दिस कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है। वो कह रहा है कि 123 किलोमीटर दूर है कारें अभी, 123 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब है उन्होंने कोई फासला तय किया है। तो वो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ट्रैवल डिस्टेंस प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस। ट्रैवल कितना फासला तय किया नहीं पता, उसको हमने निकालना था, तो हमने निकाल लिया। अच्छा ये बात क्लियर है। तो टोटल टाइम कितना यूज किया, इतना। इसको हमने क्या देखा, ये कितने आवर्स हैं, 9/2 आवर्स। हमें ये फार्मूला पता है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसी स्टूडेंट को याद रहे ना, उसको ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। एस इज इक्वल टू एस, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। अच्छा इसको हमने क्योंकि यूज किया है, और ये अब याद रहने की चीज़ है। आप ये प्रैक्टिस करो, समझ आई है तो समझ लो, नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास आ गई। अब हमने ये देखना है, देखो स्पीड क्या थी। स्पीड हमारे पास दो गाड़ियों की स्पीड, हमारे पास दो गाड़ियों की स्पीड है। एक गाड़ी की स्पीड है एक्स, एक गाड़ी की स्पीड है वाई। ठीक हो गया। इसका मतलब है हमारे पास स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास है एक्स और हमारे पास है वाई। अब ये कोई नहीं पता इसके साथ क्या क्या आना है। हमें ये पता है कि दूरी थी ए और बी, दरमियान में डिस्टेंस था कितना, 600 किलोमीटर टोटल। वो एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, इसका मतलब है कि उनकी स्पीड ऐड हो रही है। क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो याद रखो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मूविंग टुवर्ड ईच अदर हो तो दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, मेरे ख्याल में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इसको आप लोग अब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, हो जाएगी सॉल्व ये। यस सर, हो जाएगी। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो बंद करता हूँ अभी, इसकी रिकॉर्डिंग। अब इधर ही रहो।